जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। पीओके को वापस लेने के लिए संसद में पास हो चुका है प्रस्ताव। भारत में बनाई जाएंगी 4 लाख से अधिक कार्बाइंस। पिछले 3 से 4 सप्ताह से चाइना अपने J-11 फाइटर्स के साथ कर रहा है LAC के पास सॉर्टी। LOC के बेहद करीब चाइनीज कंपनी मदद कर रही है पाकिस्तानी मिलिट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में और भारत के फोर्सेस की मेडिकल और टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए IIT, BHU और DRDO के DRL संयुक्त रूप से करेगी काम। आज के वीडियो शुरू करने से पहले हम भारत के गोल्डन बॉय सूबेदार नीरज चोपड़ा को वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। और इस बात में कोई डाउट नहीं है कि सूबेदार नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से पूरे भारतवर्ष को गर्व महसूस कराया है। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले इंडियन आर्म फोर्सेस के वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम द्वारा एक खास प्रोग्राम आयोजित किया गया था और इस दौरान भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की तरफ से काफी महत्वपूर्ण बयान देखने को मिले हैं। जैसे कि आज रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया है कि कारगिल में ऑपरेशन विजय के दौरान जिस तरीके से हमने जॉइंट ऑपरेशंस देखे थे तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने जॉइंट थिएटर कमांड को स्थापित करने का फैसला लिया है। उनका यह भी कहना था कि आजादी के बाद भारत को 5 युद्ध लड़ने पड़े, जिनमें 1948 का हमला, 1962 का चीन के साथ हुआ युद्ध, 1965, 1971 और फिर सबसे आखिर में 1999 में हुआ कारगिल युद्ध, जो कि एक फुल स्केल वॉर ना होकर पाकिस्तान के साथ लड़ा गया एक लिमिटेड वॉर था। इन 5 युद्धों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख का ये पूरा इलाका मेन वॉर थिएटर रहा है और आज़ादी के बाद से ही इस पूरे इलाके पर देश के दुश्मनों की इस पर नजर बनी हुई है। मगर भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत पराक्रम और बलिदान का परिचय देते हुए हर बार दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम किया है। उनका यह भी कहना था कि 1948 में पहली बार भारतीय सेना ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम किया था और आज जम्मू कश्मीर का जो स्वरूप हम देख रहे हैं उसे बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इस दौरान भारतीय रक्षा मंत्री ने रजांगला की लड़ाई में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देने वाले मेजर शैतान सिंह और उनके साथ लड़े 120 बहादुर सैनिकों को भी याद किया है, जिसमें उनका कहना था कि रजांगला की लड़ाई केवल भारत की नहीं बल्कि विश्व के सैन्य इतिहास की कठिन लड़ाइयों में से एक है और जिसमें मेजर शैतान सिंह और उनके 120 बहादुर सैनिकों ने अपने से 10 गुना से अधिक संख्या में चीनी सैनिकों का डटकर मुकाबला किया था। रक्षा मंत्री का यह भी कहना था कि 1962 में चीन ने हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ लद्दाख में हमारे क्षेत्र में कब्जा कर लिया, लेकिन मैं उनकी मंशा पर सवाल नहीं उठाऊंगा। इरादे अच्छे हो सकते हैं लेकिन ये नीतियों पर लागू नहीं होते हैं। हालांकि समय बदल गया है और आज का भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में एक है। बाकी पाकिस्तान को लेकर रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया है कि 1965 और 1971 की लड़ाई में बुरी तरीके से हारने के बाद पाकिस्तान ने डायरेक्ट वॉर का रास्ता छोड़कर प्रॉक्सी वॉर का रास्ता पकड़ा था और लगभग 2 दशकों से भी अधिक समय तक पाकिस्तान ने भारत को प्रॉक्सी वॉर में उलझाए रखा और वे सोचते थे कि वी कैन ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। और इसके साथ रक्षा मंत्री की तरफ से ये भी कहा गया है कि पीओके पर पाकिस्तान का जो इलीगल कब्जा है तो भारत की संसद में पीओके को मुक्त कराने का एक सर्वसम्मत प्रस्ताव भी पारित हो चुका है और शिव के स्वरूप में बाबा अमरनाथ हमारे पास है, पर शक्ति स्वरूपा शारदा जी का धाम अभी भी LOC के उस पार ही है। बाकी भारत के डिफेंस इकोसिस्टम को आत्मनिर्भर बनाने वाले उद्देश्य पर बात करते हुए रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया है कि आत्मनिर्भर भारत अब देश के दुश्मनों को एक करारा जवाब देने के लिए पूरी तरीके से इक्विप्ड है और भारत अब आत्मनिर्भर संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और अब हालात बदल गए हैं। पहले भारत केवल डिफेंस इंपोर्टर के रूप में जाना जाता था और अब भारत की गिनती दुनिया के टॉप 25 डिफेंस एक्सपोर्टर्स के रूप में होने लगी है और हमारा टारगेट है 2025-26 तक डिफेंस एक्सपोर्ट को 35,000 से 40,000 करोड़ रुपीज तक पहुँचाना। टाइम्स नाउ की तरफ से जारी की गई लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्म फोर्सेस के कार्बाइंस के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अब भारत में ही करीब 4.2 लाख कार्बाइंस को बनाने की योजना बनाई गई है और अनुमान है कि इस पूरी परियोजना की जो कीमत होगी वो करीब 5,000 करोड़ रुपीस तक जा सकती है। और साथ में ये भी बताया गया कि भारत में 4.2 लाख कार्बाइंस का प्रोडक्शन करने में समय तो लगेगा, लेकिन ये समय ज़्यादा लंबा ना हो तो इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए इस बात की योजना भी बनाई गई है कि कार्बाइन को बनाने वाला जो एक कॉन्ट्रैक्ट है ये 2 मैन्युफैक्चरर्स को दिया जाए और वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों में से कोई भी सेक्टर से हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि सबसे बेस्ट बिड सबमिट करके जो भी L1 कैटेगरी में आएगा तो उस कंपनी को करीब 2 लाख कार्बाइंस बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और फिर जो बाकी की कार्बाइंस होंगी वो L2 कैटेगरी में आने वाली फर्म को दी जाएंगी और इससे वेपन्स की क्विक डिलीवरी को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। हालांकि अभी इस कॉन्ट्रैक्ट को स्प्लिट किया जाएगा या नहीं तो इसका भी फैसला नहीं लिया गया है। अभी ये केवल एक योजना है, इस पर विचार चल रहा है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इस पर कुछ अंतिम फैसला हो सकता है। और अगर ये योजना इसी तरीके से चलती है जिसमें L1 और L2 दोनों ही कैटेगरी के बिडर्स को शामिल किया जाए तो कह सकते हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए वेपन्स की क्विक सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए ये हमारी रक्षा खरीद के कुछ बड़े बदलावों में से एक होगा।
और बाकी अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अभी के समय हमारे पास मेड इन इंडिया कार्बाइन्स के कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं, तो उस पर ऑलरेडी हमने एक वीडियो पहले बनाई है, आप उसके माध्यम से जानकारी हासिल कर सकते हैं। एएनआई की तरफ से जारी लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन के बीच कोर कमांडर्स लेवल की मीटिंग होने के बाद भी चाइनीज फाइटर्स द्वारा पूर्व लद्दाख में तैनात इंडियन फोर्सेस को उकसाने के प्रयास अभी भी लगातार जारी हैं, क्योंकि चाइना द्वारा उनके फाइटर्स को मल्टीपल ओकेजन में एलएसी के बेहद ही करीब उड़ाया जा रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 से 4 सप्ताह से चाइना के जो एयरक्राफ्ट है वो लगातार एलएसी के पास अपनी उड़ान भर रहे हैं, और जिसको लेकर इस बात की संभावना भी जताई गई है कि चाइना अपनी इस हरकत के साथ इस एरिया में भारत के डिफेंस मैकेनिज्म को परखने के प्रयास में है। और एएनआई की इस रिपोर्ट में गवर्नमेंट सोर्सेज के हवाले से ये भी बताया गया है कि चाइना के जो फाइटर्स एलएसी के करीब रेगुलर बेसिस पर उड़ान भर रहे हैं, तो उनमें J-11 जैसे फाइटर्स इंक्लूड हैं, और जबकि हाल ही के दिनों में इस क्षेत्र में 10 किलोमीटर के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लाइन के उल्लंघन होने वाले कई मामले भी सामने आए हैं। लेकिन रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इंडियन एयरफोर्स भी चाइना की इस हरकत का पूरी जिम्मेदारी के साथ जवाब दे रही है और खतरे से निपटने के लिए किसी भी तरह का मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। और इसके साथ ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये मामला किसी भी तरीके से आगे ना बढ़े। और सोर्सेज का ये भी कहना है कि चाइनीज एयरक्राफ्ट की इन उकसाने वाली हरकतों का एक करारा और मजबूत जवाब देने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने अपने MiG-29 और मिराज 2000 जैसे फाइटर्स को एडवांस बेसिस पर मूव कराया है, जहां से कुछ ही मिनटों के अंदर हम चाइनीज एक्टिविटीज का जवाब दे सकते हैं। और सोर्सेज का यह भी कहना है कि इंडियन एयरफोर्स चाइनीज एयरक्राफ्ट के खतरे से निपटने के लिए अपने फाइटर्स को स्क्रैम्बल कर रही है, लेकिन ऐसा भी लगता है कि चाइनीज आर्मी लद्दाख क्षेत्र में इंडियन एयरफोर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड को लेकर भी तनाव में है, क्योंकि इन अपग्रेड के साथ ही इंडियन एयरफोर्स चाइना द्वारा ऑक्यूपाई किए जाने वाले उनके एरियाज में भी चाइनीज एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सकते हैं। बाकी इंडियन एयरफोर्स के जो एक्शन है वो कैलिब्रेटेड मैनर में है, और इसी के साथ साथ इस एरिया में चाइना के जो फ्लाइंग पैटर्न है उनको भी बहुत करीब से मॉनिटर किया जा रहा है, जिसमें वे लो और हाई दोनों ही एल्टीट्यूड्स पर फ्लाई करते हैं। स्क्वाड्रन लीडर भूमिका पालीवाल और रेणुका देवी के तौर पर इंडियन एयरफोर्स को अपनी 2 नई विमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर्स मिली हैं, और बेंगलुरु में स्थित एयरफोर्स टेस्ट पायलट स्कूल से फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर्स के तौर पर ग्रेजुएट होकर स्क्वाड्रन लीडर्स भूमिका पालीवाल और रेणुका देवी इंडियन एयरफोर्स की उन 3 विमेन ऑफिसर्स में शामिल हो चुकी हैं जो फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी हैं। और आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स की जो पहली वुमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर थी तो उनका नाम है स्क्वाड्रन लीडर आश्रिता वी ओलेटी, जो कि पिछले साल ही फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर्स के तौर पर ग्रेजुएट हुई थी। और बेंगलुरु में स्थित जो एयरफोर्स टेस्ट पायलट स्कूल है, तो ये 1972 में अपनी स्थापना के बाद से अभी तक भारत को 331 एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट्स और 148 फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर्स दे चुका है। बाकी इसके अलावा ट्रिब्यून न्यूज सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सिक्योरिटी एजेंसीज ने सरकार को सूचित किया है कि चाइना की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि पीओके में अपना ऑफिस बना रही है, और इस एरिया में होने वाले कार्यों को भी इसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। और ये भी कहा गया कि मई के महीने से ही ये चाइनीज कंपनी एलओसी के पार पाकिस्तानी आर्मी के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अपग्रेड करने में मदद कर रही है, उनके बंकर्स को, उनकी बिल्डिंग्स को, इन सबको रेनोवेट कर रही है। और पास्ट में पीओके में भी इस कंपनी द्वारा कुछ कंस्ट्रक्शंस किए गए हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब इस तरह की परियोजना पर एलओसी के बेहद ही करीब काम हो रहा है। और हो ना हो कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट से इस बात के भी संकेत मिलते हैं कि सीमा पर जो ये सीज फायर हुआ है तो ये पाकिस्तान को इस तरह की हरकत करने के लिए एडवांटेज भी दे रहा है। बाकी इस पर आपके जो विचार हैं आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। IIT BHU DRDO की डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी के एसोसिएशन के साथ इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की उन टेक्निकल और मेडिकल नीड्स को पूरा करने पर काम करेंगी जिनका सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिला है, और इसके लिए IIT BHU और DRDO की DRL के बीच MOU साइन किया गया है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारत सरकार ने फ्लैग कोड में कुछ बदलाव किए हैं, और इस बदलाव के तहत तिरंगा जहां खुले में प्रदर्शित किया जाता है या किसी नागरिक के घर पर प्रदर्शित किया जाता है तो उसे दिन रात फहराया जा सकता है। यानी कि जो तिरंगा है वो अब पूरी शान से 24/7 डिस्प्ले होगा। और ये तो आप सभी जानते होंगे कि इससे पहले तिरंगे को केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी, लेकिन अब फ्लैग कोड में संशोधन करके तिरंगे को 24/7 फहराने की अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा कुछ और बदलाव भी किए गए हैं, जैसे कि पहले मशीन से बने या फिर पॉलिस्टर से बने राष्ट्रध्वज के उपयोग की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब से मशीन से बना हुआ और कपास, पॉलिस्टर, ऊन, रेशमी, खादी, तो इन सभी से बना हुआ तिरंगा इस्तेमाल करने की अनुमति होगी। और जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि हमारे राष्ट्रध्वज तिरंगे से संबंधित जो नियम और कानून है वो फ्लैग कोड 2002 के अंतर्गत आते हैं। और बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1994 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कर्नल तेजपाल सिंह महिल ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2007 में जम्मू कश्मीर के पुंछ में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नायक थिमैया केके भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। बाकी आपके लिए आज का सवाल, इंडियन नेवी की टोटल कितनी कमांड्स हैं? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।